हेलो गाइस। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल का और इसका डायग्राम ऑफ ह्यूमन सेल का बात करने वाले हैं और फिर टिश्यू का बात करने वाले हैं और टाइप ऑफ टिश्यू का बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या होता है। इसके बाद सेल को डिटेल में पढ़ाने के बाद हम ह्यूमन सेल का एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे कि जो फर्स्ट आउटर लेयर होता है सेल वॉल हो गया, फिर सेल मेम्ब्रेन हो गया, फिर साइटोप्लाज्म में इंटर करते हैं तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है। जैसे न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। फिर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात करेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बगल में होता है राइबोसोम। और उसके बाद फिर गोल्जी बॉडी की बात करेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, फिर वैक्यूल्स की बात करेंगे, फिर माइक्रोफिलामेंट की बात करेंगे, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे। तो ओवरव्यू देखेंगे एक बार ह्यूमन सेल का कि क्या क्या पाया जाता है। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि सेल क्या होता है। सेल को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ताकि हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, सेल पढ़ा रहा है, उसके बाद टिश्यू पढ़ा रहा है, ये सब सही से अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा कोई कॉन्सेप्ट में आगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल की। सेल क्या होता है। कहता है कि सेल इज द लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल। कहने का मतलब है कि जितने भी लिविंग सेल हैं पृथ्वी अर्थ पे, जितने भी लिविंग सेल हैं सभी कंपोज हैं सेल से। सेल से बना हुआ है। हमारा बॉडी भी फर्स्ट अपॉन में क्या सेल से बना हुआ है। ये सेल हो गया तो सेल यहाँ पे सेल हो गया, सेल से बना हुआ है। और सेल बहुत सारे सेल बनकर ही आगे डिस्कस बनेगा कि टिश्यू कैसे बनेगा, सेल से ही बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट अपॉन में है कि सिंगल सेल, एक सिंगल सेल ही एक स्मॉलेस्ट यूनिट है that has all the characteristic of life। लाइफ का जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है एक सिंगल सेल में पाया जाएगा। एक सिंगल सेल का है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। इससे इससे छोटा, सेल से भी छोटा और कुछ नहीं हो सकता। एक ऑर्गन बनने के लिए आपको सेल, पहला सेल को ही देखना पड़ेगा कि सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। और इसमें सभी और लाइफ का जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है सभी इसमें पाया जाएगा। फिर बात किया जाए सेल। सेल इज द डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स कहने का, यहाँ पे सेल कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चरल में भी, यानी स्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा एंड फंक्शनल में भी इन्वॉल्व होता है। फंक्शनल में भी इन्वॉल्व होता है। जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था कौन सा, जैसे कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसका फंक्शन क्या है, ये सब का भी किसका रोल है, इसी का। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसका एक फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग थिंग्स का। तो इसके बाद देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है सेल के आगे, इंपॉर्टेंट क्या है। फिर यहाँ पे देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, ईच सेल इन द बॉडी। यानी बॉडी में देखते हैं कि सेल का प्रत्येक सेल जो है वो क्या, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल में नीड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। यानी सेल को चाहिए न्यूट्रिशन, क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए सेल को और ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। अपने जो सेल है एक सेल से डबल सेल होगा, यानी डिवीजन होगा। सेल का अपना सेल प्रोड्यूस करेगा, मेनी सेल प्रोड्यूस करेगा। उसके लिए आपको चाहिए न्यूट्रिशन और क्या चाहिए, ऑक्सीजन। फिर सेकंड में देखा जाए तो प्रोड्यूस इट ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो सेल है वो प्रोड्यूस करता है, अपने आप एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब एनर्जी किस लिए जरूरत है, एनर्जी नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए जरूरी है क्या, एनर्जी जरूरी है। और क्या, सेल को रिपेयर के लिए भी चाहिए, एनर्जी चाहिए। और अदर एक्टिविटीज के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सिर्फ आपको न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन देना है और उसके बाद यह जो सेल है वो खुद अपना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और एनर्जी की कहाँ कहाँ जरूरत होती है, ग्रोथ को, सेल को ग्रोथ में जरूरत होती है, सेल को रिपेयर करने में एंड अदर एक्टिविटीज में भी सेल की जरूरत, एनर्जी की जरूरत होती है। फिर एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी एलिमिनेट कहने का मतलब है कि बाहर निकालता है। क्या करता है, बाहर निकालता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को। यदि ऑक्सीजन लिया तो बाहर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर भेजेगा क्योंकि वेस्ट है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट है, तो बाहर निकालेगा ही। और फिर अदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है। अदर मेटाबॉलिक वेस्ट कहने का मतलब है कि लाइक एग्जांपल इसका दिया हुआ है एक्सोसाइटोसिस।
साइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस को समझते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि सेल रिलीज करता है बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट को सेल क्या करता है, रिलीज करता है। लाइक क्या है, प्रोटीन है, टॉक्सिक है, जो टॉक्सिक ज्यादा होता है जैसे CO2 हो गया। और फिर यहाँ आउटसाइड बाया वेसिकल, जैसे वेसिकल के द्वारा क्या करेगा, बाहर निकालेगा। आप कहिएगा कि वेसिकल क्या है, तो वेसिकल हमने पढ़ा है कि जब, तो हम वेसिकल का आगे भी डिस्कशन करेंगे कि वेसिकल क्या होता है। फिर एंटी इसका, जैसे इसमें लाइक एग्जांपल देखते हैं कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एक्सोसाइटोसिस में होता है कि सेल रिलीज करता है बेस्ट प्रोडक्ट, लाइक ए प्रोडक्ट, प्रोटीन हो गया, टॉक्सिक हो गया, किसके द्वारा, आउटसाइड बाय वेसिकल। वेसिकल जब सेल का ओवरव्यू पढ़िएगा तो उसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में वेसिकल पाया जाता है। और आगे भी हम वेसिकल का डिस्कशन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कशन करेंगे और गोल्जी बॉडी का डिस्कशन करेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, फिर न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसका आगे हम डिस्कशन करेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, पॉइंट 4 की देखा जाए, मेंटेन द मीडियम दैट इज द इन्वायरमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल। कहने का मतलब है कि ये मीडियम को मेंटेन करता है, मीडियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। दैट इज इन्वायरमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल, यानी सेल को सर्वाइव करने के लिए क्या मेंटेन करता है, इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। कि जैसे मान लिया जाए ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन होता है ना, कि जैसे ठंड के टाइम आ गया तो ठंड के टाइम में हम लोग स्वेटर का यूज करते हैं। अब गर्मी का टाइम आ गया तो उसमें हम लोग स्वेटर का खोल हटा देते हैं। तो इसी तरह ये भी अपना इन्वायरमेंट को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ताकि कोई ज्यादा इफेक्ट ना हो बॉडी पे, ज्यादा इफेक्ट ना हो, कोई ऐसा सेल ना हो कि डैमेज हो जाए। तो सेल ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो फिर सेल डैमेज होगा तो फिर आगे का जो प्रोसेस होता है रिपेयर, ये सब में ज्यादा एनर्जी खर्च होगा ना। तो इसी तरह वो अपना इन्वायरमेंट को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है फॉर सेल को सर्वाइवल के लिए। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, सो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ इन्वेडर लाइक बैक्टीरिया टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द बॉडी। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी इन्वेडर लाइक हो गया, जैसे जो आक्रमण करने वाला होता है, आक्रमण करने वाला जब कोई भी हमारे बॉडी में एंट्री करे तो इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है कि अरे भाई इसमें जैसे हमारे बॉडी में ये चीज का एंट्री हो गया, बैक्टीरिया का एंट्री हो गया, टॉक्सिक सब्सटेंस का एंट्री हो गया, इमीडिएट रिस्पॉन्स देगा। तो फिर जैसे बॉडी कंट्रोल करेगा, जो इम्यूनिटी है वो कंट्रोल करेगा इस पे कि इन्वेडर इसको रोक के रखेगा कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंट्री ना हो। जब हमारे बॉडी में एंट्री करेगा तो सेल को डैमेज करेगा, सेल डैमेज करेगा तो फिर टिश्यू कैसे बनेगा। अब जब टिश्यू नहीं बनेगा तो फिर ऑर्गन कैसे बनेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन, यानी सेल जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, डिवीजन के द्वारा। मान लिया जाए कि एक सेल है, ई सेल है, अब डिवीजन करके ई सेल बना लिया, नेक्स्ट सेल बना लिया और फिर यहाँ से ई सेल बन गया। फिर इसी तरह ई सेल दो गो ई सेल, इससे ई सेल बन गया, इससे ई सेल बन गया, इससे ई सेल बन गया होगा, तो बहुत सारे सेल बन गया। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं। तो इसी तरह ये डिवीजन के थ्रू अपना जो सेल का है वो रिप्रोड्यूस करता है। देयर आर सम एक्सेप्शन लाइक न्यूरॉन्स व्हिच इज डू नॉट रिप्रोड्यूस। कहने का मतलब है एक्सेप्शन, कहने का मतलब है ना कि जितने भी हमारे बॉडी में सेल हैं वो सभी डिवीजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, न्यूरॉन को छोड़कर, सिर्फ न्यूरॉन को छोड़कर ही ये एक्सेप्शन है, यानी ये नहीं करता रिप्रोड्यूस, डिवीजन के थ्रू नहीं करता है। तो नेक्स्ट आगे अब टिश्यू की बात करते हैं, सेल। तो यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन सेल की, ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में फर्स्ट में देखते हैं कि इसका फर्स्ट लेयर जो होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है, क्या होता है, सेल वॉल होता है। और सेकंड जो लेयर होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, उसके बाद हम साइटोप्लाज्म में हिलते हैं, साइटोप्लाज्म को नंबर 3 देंगे। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब ये पूरा है, A to Z जितने भी दिख रहे हैं सभी क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ही ये सब मिलेगा। वैक्यूल भी साइटोप्लाज्म में ही एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस भी हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया। फिर क्या है, राइबोसोम हो गया। राइबोसोम किसके बगल में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट क्या है, राइबोसोम हो गया। फिर क्या हो गया, फिर सेंट्रियोल हो गया। सेंट्रियोल पेयर में होता है, सेंट्रियोल किस में होता है, पेयर में होता है, सेंट्रियोल
पेयर में होता है। जितने भी दिख रहे हैं सभी क्या है, सभी साइटोप्लाज्म में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। और फिर गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एक गोल्जी बॉडी हो गया, ये जितने भी देख रहे हैं जो क्या हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। और फिर माइक्रोफिलामेंट हो गया, माइक्रोफिलामेंट देखिए, ये माइक्रोफिलामेंट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये दे स्ट्रेट लाइन की तरह है, स्ट्रेट लाइन की तरह क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और माइक्रोफिलामेंट किसको कहते हैं, एक दूसरे को कट करता है। और फिर ये भी क्या है, ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी न्यूक्लियस के बोथ साइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस साइड भी है, इस साइड भी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके नीचे क्या, सेंट्रियोल हो गया, इसके नीचे क्या, गोल्जी बॉडी हो गया। फिर गोल्जी बॉडी के बाद क्या है, लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, बहुत सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा इसमें। तो हमने देख लिया कि ह्यूमन सेल। अब इसके बाद हम पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये हम डीपली में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका देखेंगे गोल्जी बॉडी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें अब देखते हैं, टिश्यू की बात करते हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन देयर आर मेनी टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। यानी ग्रुप ऑफ सेल कहने का मतलब है, कि ए सेल हो गया, सेकेंड सेल हो गया, ए सेल हो गया, ए सेल हो गया, ए सेल हो गया। अब इसको कंबाइन हो गया, क्या हो गया, कंबाइन हो गया। अब इसको बोल दिए ग्रुप, क्या बोल दिए, ग्रुप। किसका ग्रुप है भाई, सेल का, किसका, सेल का ग्रुप है। और इसका जो फंक्शन होगा, मान लिया जाए फर्स्ट का सेल जिसका फंक्शन ए है, इसका भी सेम फंक्शन होगा, इसका भी सेम फंक्शन होगा, इसका भी सेम फंक्शन होगा। यानी जितने भी सेल इस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं सभी का क्या होगा, सभी का सेम फंक्शन होगा, हमारे बॉडी में मेनी टाइप ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में देयर आर मेनी टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी, हमारे बॉडी में कई तरह के टिश्यू होते हैं। ऑल द टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप व्हिच आर कॉल्ड, इसको प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी टिश्यू। यानी हमारे बॉडी में 4 तरह के टिश्यू होते हैं, जिसको प्राइमरी टिश्यू बोला जाता है। फर्स्ट टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम देखिए कि कैसा कनेक्टिव टिश्यू है। फिर इपिथेलियल टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम देखिए कि किस तरह से है। फिर मसल टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू क्या हो गया, मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, मसल टिश्यू को मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। फिर नर्वस टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू किस तरह का है, नर्वस टिश्यू हो गया। अब इसमें ये जो नर्व है भाई, इसमें आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि फैलोपियन ट्यूब है, कि हम जो थोड़ा सा डायग्राम उस तरीके से बनाए हैं, आप ये नहीं समझ जाइएगा कि फैलोपियन ट्यूब बना दिए, फैलोपियन ट्यूब नहीं है, ये नर्व है। क्या, नर्व है, इसलिए इसको नर्व टिश्यू किया गया है। और फिर इसका बात करते हैं, फर्स्ट में पढ़ लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। इसका एपिथेलियल टिश्यू का बात करते हैं। अब देखते हैं इसमें एपिथेलियल टिश्यू की बात करता है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू इज ए टाइप ऑफ टिश्यू that cover the body surface, lines internal organ and cavities and form glands। ग्लैंड फॉर्म करने का मतलब है कि एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 तरह के ग्लैंड फॉर्म करता है। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, फिर इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, यहाँ पे 2 तरह के टिश्यू क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू 2 तरह के ग्लैंड को फॉर्म करता है। फर्स्ट है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, फिर सेकंड है इंडोक्राइन ग्लैंड। हम इसका डिस्कशन आगे करते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। फिर नेक्स्ट की बात किया जाए, इट्स सेल आर क्लोजली पैक्ड। इसमें जो सेल जो होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे मान लिया जाए इस तरीके से सेल है तो ये क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे से, एंड परफॉर्म करता है फंक्शन लाइक प्रोटेक्शन में फॉर्म करता है। कोई भी यहाँ पे मान लिया जाए जब क्लोजली पैक्ड रहेगा तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लोजली पैक्ड मान लिया इस तरीके से सेल है तो इसमें तो ज्यादा प्रोटेक्शन में इसका फंक्शन ज्यादा प्रोटेक्शन में होगा। क्लोजली पैक्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर अब्जॉर्प्शन में भी होता है, फिर सेक्रीशन भी करता है एंड फिल्ट्रेशन भी
करता है, फिल्ट्रेशन भी करता है। तो आपको इपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन को याद करके रखना ही पड़ेगा कि फर्स्ट में प्रोटेक्शन है, अब्जॉर्प्शन है, सेक्रीशन है, फिल्ट्रेशन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, इपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट होता है क्लोजली पैक्ड सेल से डेट कवर करता है बॉडी सरफेस को, लाइन कैविटीज को एंड परफॉर्म करता है ग्लैंड की बात की है कि दो तरह के ग्लैंड यहाँ परफॉर्म करता है। फर्स्ट है एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, फिर लाइन कैविटी का एक एग्जांपल आगे देकर बताते हैं।